हाय एवरीबॉडी, इट्स मी सुमन मलिक और आज की इस वीडियो में हम डिफेमेशन का टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरह की स्टेटमेंट्स को या इम्प्यूटेशंस को हम डिफेमेशन में कंसीडर करते हैं या फिर किसे नहीं करते हैं। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, इसमें मैं सारे ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करने वाली हूं कि किस तरह से डिफेमेशन जो है कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेट करता है, कौन से आर्टिकल से रिलेट करता है, ये सब मैं आपको बताऊँगी जो शायद आपको किसी और वीडियो में देखने को ना मिले। तो प्लीज़ शुरू से एंड तक ज़रूर देखिएगा इस वीडियो को। तो चलिए देखते हैं डिफेमेशन क्या होता है। डिफेमेशन को हिंदी में मानहानि कहा जाता है। मान मतलब रिस्पेक्ट, जब आप किसी की रिस्पेक्ट को ठेस पहुंचाते हैं, ख़राब करते हैं किसी और पर्सन की नज़रों में, इसे मानहानि कहा जाता है। तो आईपीसी के सेक्शन 499 में डिफेमेशन की डेफिनेशन बताई गई है कि किस तरह का जो स्टेटमेंट होते हैं या इम्प्यूटेशन होते हैं उन्हें डिफेमेशन कहा जाता है। और जो इसकी पनिशमेंट है सेक्शन 500 में दी गई है। चैप्टर 21 ऑफ द आईपीसी ये डिफेमेशन का चैप्टर है। इसमें 499 से लेकर 502 तक सेक्शन दिए गए हैं जो सारे डिफेमेशन के बारे में हैं। जब हम किसी पे डिफेमेशन के चार्जेस लगाते हैं तो हम उस पर सेक्शन 500 लिखते हैं, ना कि 499। तो ये आपको पता ही होगा, डेफिनेशन वाला सेक्शन कभी नहीं लिखा जाता है, जब पनिशमेंट वाला सेक्शन होता है वही लिखा जाता है। तो सेक्शन 499 जो इसका डेफिनेशन वाला पार्ट है, पहले हम उसको देखते हैं। डिफेमेशन जो है ये टोर्ट के अंदर भी आता है और क्रिमिनल लॉ के भी अंदर आता है। अभी आप पे डिपेंड करता है कि जो आप सूट फाइल करते हैं वो टोर्ट के अंदर करते हैं या फिर क्रिमिनल लॉ के अंदर करते हैं, राइट। नेक्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 19 में आपको फंडामेंटल राइट दिया गया है फ्रीडम टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, कि आपको बोलने का ये अधिकार दिया गया है आर्टिकल 19 के अंदर। जब आप किसी के लिए कुछ ऐसा बोल देते हो जो जिससे उस सेकंड पर्सन की जो है जो इज़्ज़त है, गुडविल है, जो रिस्पेक्ट है वो ख़राब हो जाती है किसी की नज़रों में, ये आप अपने फंडामेंटल राइट का जब आप नेगेटिव यूज़ करते, एक लिमिट से बाहर जाकर यूज़ करते हैं, तब वो डिफेमेशन बन जाता है, राइट। नेक्स्ट डिफेमेशन जो है ये एक मेंटल पेन कह सकते हैं या फिर मेंटल सफरिंग कह सकते हैं और द ब्रीच ऑफ पीस ऑफ माइंड भी कह सकते हैं, वो पर्सन जो सफ़र करता है जिसके साथ हुआ होता है। तो इससे हम ये सारी चीज़ों को कंसीडर करते हैं इस चीज़ के अंदर। तो डिफेमेशन के हम पहले बेसिक एसेंशियल्स देख लेते हैं, क्योंकि उसी के बाद मैं आपको इसका सारा क्रक्स बताऊंगी कि भी किस तरह से स्टेटमेंट जो है, एक नॉर्मल स्टेटमेंट जो है डिफेमेशन के अंदर चली जाती है, वो हम देखेंगे। तो इसके एसेंशियल्स देखिए, इसमें बेसिकली 3 एसेंशियल्स हैं। पहला है वर्ड्स, सेकंड साइन, तीसरा है विजिबल रिप्रेजेंटेशन। वर्ड्स होते हैं, जैसे वर्ड्स इसे हम स्पोकन भी कर सकते हैं, रिटन भी कर सकते हैं। स्पोकन को हम स्लैंडर्स बोलते हैं और रिटन को हम लिबल्स बोलते हैं। तो जब आप कुछ बोलकर, कुछ इस तरह का बोलकर किसी के बारे में जो कि जिससे अगर कोई थर्ड पर्सन अगर वो उसे सुनता है तो उससे उस पर्सन की, जो वो सेकंड पर्सन है जिसके लिए आपने बोला है, उसकी रिस्पेक्ट जो है ख़राब हो जाती है, लोअर हो जाती है उस थर्ड पर्सन की नज़रों में, इसे हम डिफेमेशन कहते हैं। नेक्स्ट इज़ रिटन, जब आप कुछ लिख कर पब्लिश कर देते हैं तो ऐसी स्टेटमेंट को हम डिफेमेटरी स्टेटमेंट कहते हैं, राइट। नेक्स्ट है साइन। साइन मतलब चिन्ह, अगर आप कुछ सिंबल बनाकर, कुछ आकृति बनाकर आप पब्लिश करते हैं तो उसे भी आप डिफेमेशन के अंदर कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट है विजिबल रिप्रेजेंटेशन। विजिबल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, जिसे हिंदी में चलचित्र कह देते हैं, या फिर आप छोटी सी कोई वीडियो क्लिप बना देते हैं जिसे हम देख कर ये समझ जाते हैं कि भी उस पर्सन के बारे में इस तरह का कुछ कहा गया, इस तरह की स्टेटमेंट दी गई है जो उसकी रिस्पेक्ट को हार्म कर रही है, तो इसे हम डिफेमेशन कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं सच स्टेटमेंट मेड विद द इंटेंशन टू हार्म। तो यहाँ अगर डिफेमेशन के लिए अगर आपको किसी को लायबल करना है तो वहाँ पर उस स्टेटमेंट के पीछे उस पर्सन के इंटेंशन का होना बहुत ज़रूरी है कि मुझे इस तरह की स्टेटमेंट देनी या इम्प्यूटेशंस करने हैं जिससे वो पर्सन जो है डिसरिस्पेक्ट हो सके। तो इंटेंशन का होना बहुत ज़रूरी है इस ऑफेंस के लिए। नेक्स्ट और नॉलेज और रीज़न टू बिलीव, मतलब उसको या फिर नॉलेज होनी चाहिए अपनी स्टेटमेंट के प्रति, उसे ये नॉलेज होनी चाहिए कि मैं इस तरह का कुछ बोल रहा हूँ या लिख रहा हूँ कि जिससे उस पर्सन की जो है रिस्पेक्ट ख़राब होगी, या फिर रीज़न टू बिलीव होना चाहिए, या फिर उसके पास कोई रीज़न होना चाहिए जिससे उसको पता हो कि भी हाँ इसका जो इफ़ेक्ट है, मेरी स्टेटमेंट का जो इफ़ेक्ट है ऐसा होने वाला है। तो तभी आप किसी पर्सन को डिफेमेशन के ऑफेंस के लिए चार्जेस लगा सकते हैं।
नेक्स्ट है इसमें इस सेक्शन में मेक्स और पब्लिश का इस्तेमाल हुआ, मेक्स और पब्लिश वर्ड्स का इस्तेमाल हुआ। इसका क्या मतलब होता है, इसको मैं एग्जांपल देके बताती हूँ। मेक्स होता है जो ऐसी स्टेटमेंट बनाता है, पब्लिश होता है जो उसे पब्लिश करता है। जैसे कि एक पर्सन ने कुछ बोला, उसने कुछ डिक्टेट किया, सेकंड पर्सन ने उसे लिखा और थर्ड पर्सन ने उसे पब्लिश कर दिया। जैसे कि न्यूज़पेपर्स में होता है कि बोलता कोई है, लिखता कोई है और पब्लिश कोई और करता है। तो ऐसी सिचुएशन में ये तीनों ही लोग जो है डिफेमेशन के लिए लायबल हो जाते हैं। नेक्स्ट है पब्लिकेशन। तो जो ये स्टेटमेंट, जो ये इम्प्यूटेशन जो बोली गई है, लिखी गई है, इसका पब्लिश होना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ अपने पर्सनल यूज़ के लिए कोई अगर ऐसा कुछ लिख के रख लेता है जहाँ पे पब्लिकेशन नहीं हुआ, तो इसे हम डिफेमेशन में नहीं कंसीडर करते हैं, क्योंकि किसी पर्सन की डिसरिस्पेक्ट तभी होगी जब वो किसी थर्ड पर्सन की नज़र में जाएगा, नॉलेज में जाएगा, तभी वो डिसरिस्पेक्ट होगा। सिर्फ दो लोगों के बीच में आमने सामने अगर कोई बात होती है तो उसे हम डिफेमेशन नहीं कहेंगे, किसी थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट उसमें ज़रूरी होता है। जब वो पब्लिश कर देता है, सब लोगों के आगे जाहिर हो जाता है, तब उसे डिफेमेशन कहा जाता है। तो पब्लिकेशन जो है इसका एक और बेसिक एलिमेंट है, इसका भी होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट मैं आपको बताने वाली हूँ रिपीटेशन। रिपीटेशन का मतलब देखिए, अगर सपोज करिए आज किसी पर्सन ने कोई ऐसी स्टेटमेंट दी तो उसको उस चीज़ के लिए पनिश कर दिया गया है, ऐसे डिफेमेटरी स्टेटमेंट के लिए उसको पनिश कर दिया गया है। तो कुछ समय बाद, 2 महीने बाद या 4 महीने बाद दोबारा वो ऐसा कुछ पब्लिश कर देता है, सेम कंटेंट जो है दोबारा पब्लिश कर देता है, तो दोबारा से उस पर डिफेमेशन के चार्ज लगेंगे। वो ये नहीं कह सकता कि मैंने तो वही सिमिलर स्टेटमेंट दोबारा से पब्लिश करी है, क्योंकि वो फिर से उसका जो एक्ट होगा नए ऑफेंस के लिए उसको लायबल कर देगा, राइट। नेक्स्ट है इसका जुरिस्डिक्शन हम देखने वाले। जुरिस्डिक्शन का मतलब होता है कि आप कौन कौन से एरिया में और कहाँ कहाँ पर उसको इस ऑफेंस के लिए लायबल कर सकते हैं, मतलब उसके अगेंस्ट केस फाइल कर सकते हैं। जो मैंने आपको न्यूज़पेपर वाला एग्जांपल दिया कि भी कहाँ पर वो लिखा गया, कहाँ पर वो छपा और कहाँ कहाँ वो पब्लिश हुआ, मतलब जहाँ जहाँ लोगों ने उस स्टेटमेंट को पढ़ा या सुना या देखा, जो भी है, जहाँ जहाँ वो गया, आप वहाँ पर उसका जुरिस्डिक्शन बनता है। सपोज़ करिए मैंने एक न्यूज़पेपर यहाँ छापा डिफेमेटरी स्टेटमेंट के साथ, फिर मैंने वो कैलकाटा के अंदर वो फिर पब्लिश कर दिया, फिर मैंने वो किसी को बाय पोस्ट भेज दिया बॉम्बे। तो जहाँ जहाँ वो जाएगा और जहाँ जहाँ वो पढ़ा या देखा जाएगा, वो सारी ही जगह पर उसका जुरिस्डिक्शन बन जाता है और वो हर जगह उसके अगेंस्ट केस फाइल कर सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप हर स्टेट में जाके उसके अगेंस्ट केस फाइल करेंगे, तो आप किसी भी एक जगह कर सकते हैं, आप हर जगह नहीं करेंगे। कोई एक अपनी पसंद से चूज़ कर लीजिए जो आपको कंफर्टेबल लगे, आप उसी स्टेट में या उसी जगह पर जाके उसके अगेंस्ट केस फाइल कर सकते हैं। नेक्स्ट, कंसर्निंग एनी पर्सन। तो अब इसका मतलब होता है कि हो सकता है जो डिफेमेटरी स्टेटमेंट है किसी एक सिंगल पर्सन के लिए हो या फिर ग्रुप ऑफ पीपल के लिए हो, लेकिन ये जो है आइडेंटिफाइड लोग होने चाहिए। ऐसे नहीं है कि आप जैसे कई बार लोग जनरली कह देते हैं कि भी सारे ही नेता चोर होते हैं, तो सारे में कौन, आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। तो आपको आइडेंटिफाई करना और पर्टिकुलर जो लोग हैं उनके लिए ही यूज़ होना चाहिए, जिससे आप ये जान सके कि भी किसकी रिस्पेक्ट को ख़राब किया जा रहा है, तभी आप इस ऑफेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब आप उस पर्सन पे इस ऑफेंस के चार्जेस लगा सकते हैं। नेक्स्ट, इसमें डिफेमेशन में आपको इनुएंडो एक वर्ड यूज़ होता है। इनुएंडो का मतलब समझना होगा कि क्या होता है, क्योंकि कई बार नॉर्मल भाषा में या स्टेटमेंट में किसी को रिस्पेक्ट नहीं किया जा रहा है, एक दूसरे तरीके से भी होता है। जब आप तानाकसी करते हैं, मतलब आप नॉर्मली भाषा में तो कह रहे हैं कि भी हाँ वो पर्सन अच्छा है, लेकिन आप जब एक जो लहजा होता है, जो तरीका होता है बोलने का, वो कुछ अलग होता है, वो इनडायरेक्टली ये बता रहा होता है कि नहीं ये ऐसा नहीं है, ये एक गलत तरीके का इंसान है, या कुछ डिफेमेटरी वो इनडायरेक्ट वे में कह रहा है, तो इसे हम इनुएंडो कहते हैं। तानाकसी वाली जो चीज़ें होते हैं, तो ऐसे में भी आप उस पर डिफेमेशन के चार्जेस लगा सकते हैं। नेक्स्ट है इसमें टोटल इसके अंदर 4 एक्सप्लेनेशन दी गई हैं सेक्शन 499 के अंदर, और 10 एक्सेप्शन दिए गए हैं। एक्सप्लेनेशन हेल्प करता है कि भी किस तरह की जो स्टेटमेंट्स होती हैं, इम्प्यूटेशंस होते हैं, जिन्हें आप डिफेमेशन के अंदर कंसीडर करते हैं, या और जिसके 10 एक्सेप्शंस हैं, वो ये बताते हैं कि कौन कौन सी स्टेटमेंट्स जो हैं जो गुड फेथ में की जाती है, पब्लिक वेलफेयर के लिए की जाती है, और भी बहुत सारी, उन्हें आप एग्जाम्प्ट करते हैं, उन चीज़ों पर आप डिफेमेशन नहीं लगाते हैं, वो ये चीज़ बताती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कंप्लेंट बाय एग्रीव्ड पर्सन नेसेसरी,
मतलब जो जिस पर्सन के अगेंस्ट ऐसी स्टेटमेंट दी गई या तो वो कंप्लेंट करे, या फिर अगर कोई पर्सन ज़िंदा नहीं है, मर गया है, तो उसके जो रिलेटिव्स होते हैं, जो उनके साथ होते हैं, जिनकी फीलिंग हर्ट होती है उसकी गुडविल ख़राब होने की वजह से, उस पर्सन की रिस्पेक्ट ख़राब होने की वजह से, तो वो लोग भी जो हैं कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं डिफेमेशन की, राइट। सो नेक्स्ट हम देखते हैं, इसके एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं पहले। एक्सप्लेनेशन 1 क्या कहता है, डिसीज्ड पर्सन रेपुटेशन कैन बी डिफेम्ड। अब वही जो मैंने आपको बताई, जो अगर कोई पर्सन ज़िंदा नहीं है, मर गया, तो मरने के बाद भी तो एक गुडविल रहती है इंसान की, एक रिस्पेक्ट रहती है। तो एक मरे हुए इंसान की भी आप डिसरिस्पेक्ट कर सकते हैं, उसकी गुडविल ख़राब कर सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि एक लिविंग पर्सन ही हो इसमें। और वही जो उसके रिलेटिव्स होते हैं या फिर जो उसके सगे संबंधी होते हैं, वो सभी उसके अगेंस्ट केस फाइल कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन 2, डिफेम कंपनी और एन एसोसिएशन और कलेक्शन ऑफ पर्सन। तो नेक्स्ट सिर्फ लिविंग पर्सन ही नहीं है इसमें, मतलब ह्यूमन बीइंग्स ही नहीं इंक्लूड होते, जो पर्सन में जैसे कंपनी, एसोसिएशन, इन सब की भी रिस्पेक्ट और गुडविल होती है सोसाइटी में, बिजनेस के अंदर, उसको भी आप डिसरिस्पेक्ट कर सकते हैं कोई स्टेटमेंट देके। तो डिफेमेशन के अंदर उसको भी इंक्लूड किया गया है, उन लोगों को भी इंक्लूड किया गया है। तो ऐसे में कौन इसमें केस फाइल करता है, जो कंपनी एसोसिएशन के मेंबर्स होते हैं या जो ओनर्स होते हैं, वो इस तरह के केस फाइल करते हैं। नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन 3, डिफेमेशन इन द फॉर्म ऑफ ऑल्टरनेट और एक्सप्रेस्ड और आइनोरकली। वही अब या तो किसी को डायरेक्टली डिफेमेशन की कोई स्टेटमेंट बोली हो, या फिर किसी ने इनडायरेक्ट तरीके में, मतलब कोई बात तो कर रहा है किसी और के बारे में, लेकिन किसी ने एग्जाम्पल किसी और पर्सन का दे दिया, जिससे उसके बारे में लोगों की ऐसी सोच बन गई कि भी हाँ, वो पर्सन भी शायद कुछ इसी तरीके का होगा। तो एक इनडायरेक्ट तरीका होता है किसी के बारे में बुरा भला बोलने का, तो उसको इसमें कंसीडर किया गया है। नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन 4, इम्प्यूटेशन कैन बी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली द सेम थिंग। वही आप किसी को सीधे सीधे बोलकर भी कह सकते हैं, या फिर आप उसके किसी रिलेटिव्स को, किसी जानकार को, उसके बारे में जब आप बुरा भला बोलते हो और उसको डिसरिस्पेक्ट करते हो, तो उन चीज़ों को भी यहाँ पर कंसीडर किया गया। इम्प्यूटेशन होता है लांछन लगाना किसी पर, तो इन सब चीज़ों को यहाँ पर डिफेमेटरी स्टेटमेंट्स में कंसीडर किया गया है। नेक्स्ट हम इसके देखते हैं, जो 10 एक्सेप्शंस बताए गए हैं, जो ये बताता है कि किस तरह की स्टेटमेंट्स को या इम्प्यूटेशंस को, इन सब को इस ऑफेंस के अंदर कंसीडर नहीं किया जाता, जो एग्जम्प्टेड होते हैं, जो आपको बोलने का या लिखने का, छापने का अधिकार देते हैं। तो ये एक्सेप्शंस बताते हैं। फर्स्ट हम इसका एक्सेप्शन देते हैं, इम्प्यूटेशन ऑफ ट्रूथ पब्लिक गुड रिक्वायर्स टू बी मेड और पब्लिश्ड। कुछ इस तरह की इम्प्यूटेशंस या फिर जो सच पे आधारित होती है, जो सच होता है, जो पब्लिक एट लार्ज को जानना ज़रूरी होता है, जो आप पब्लिक वेलफेयर के लिए, पब्लिक गुड के लिए बोलते हो। जैसे कि अगर गवर्नमेंट कोई पॉलिसीज़ बनाते हैं, लेकिन उस पॉलिसीज़ पे अगर आप रिसर्च करके देखें तो आप पाएंगे कि कहीं ना कहीं वो गवर्नमेंट को और लोगों को नुकसान पहुंचाती है। तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन लोगों को होनी चाहिए। तो ये पब्लिक वेलफेयर वाली, सच वाली चीज़ें होती है, ट्रुथ बेस्ड होती है। तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन लोगों को पता होनी चाहिए। तो ये एग्जम्प्टेड है, ये एक्सेप्शन के अंदर फॉल करती है। फर्स्ट एक्सेप्शन था। सेकेंड, पब्लिक कंडक्ट ऑफ पब्लिक सर्वेंट। अब पब्लिक कंडक्ट ऑफ पब्लिक सर्वेंट, किसी पब्लिक सर्वेंट का जो कंडक्ट होता है अपनी ड्यूटी को करते हुए, क्योंकि जब पर्सन एक ड्यूटी करता है तो वो फुली लॉ पे तो नहीं कर सकता ना, उसका एक पर्सनल कैरेक्टर भी होता है, उसमें उजागर होता है। तो आप जब उस पर कुछ टिप्पणी करते हैं, कुछ कहते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको गुड फेथ में आकर बोलना है। आप एक बुरी इंटेंशन के साथ, मैलिस के साथ आप नहीं बोल सकते उसके बारे में। आपका गुड फेथ का होना बहुत ज़रूरी है जब आप किसी के लिए ऐसा बोल रहे होते हो। एनी ओपिनियन रिस्पेक्ट द कंडक्ट ऑफ पब्लिक सर्वेंट इन डिस्चार्ज ऑफ पब्लिक फंक्शन। जब वो पब्लिक फंक्शन कर रहा हो, मतलब अपनी ड्यूटी को फुलफिल कर रहा हो, उसके बारे में आप बोल सकते हैं। लेकिन आप अगर उसके पर्सनल कैरेक्टर पे जाकर बोलते हैं जो उसकी ड्यूटी का पार्ट नहीं है, तो वहाँ पर आप लायबल हो जाएंगे, वो एग्जम्प्टेड नहीं हो सकता है। और वो ड्यूटी करते हुए जो उसका कैरेक्टर शो होता है, तो उस पर आप बोलेंगे, ना कि उसकी पर्सनल बैकग्राउंड या पर्सनल लाइफ के ऊपर बोलने का आपको अधिकार नहीं मिलता है, राइट। नेक्स्ट इसका थर्ड एक्सेप्शन, वो देखते हैं, कंडक्ट ऑफ एनी पर्सन टचिंग एनी पब्लिक क्वेश्चन। अब कोई पब्लिक क्वेश्चन होता है कि भी पब्लिक डिबेट्स आपने देखे होंगे किसी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ पे या फिर सोशल इश्यूज़ पे। जब कोई डिबेट्स होते हैं तब आपको अपने
अपने एक्सप्रेशन, अपने जो आपका फ्रीडम टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन है उसका आपको अधिकार मिलता है, तो वो आप गुड फेथ में बोलते हैं, लोगों की भलाई के लिए बोलते हैं ताकि सबको उसके बारे में अच्छे से इन्फॉर्मेशन मिल सके। इस तरह की चीज़ें जो है वो एग्जाम्प्टेड होती हैं। नेक्स्ट है फोर्थ, पब्लिकेशन ऑफ रिपोर्ट ऑफ प्रोसीडिंग ऑफ कोर्ट्स। अब जो कोर्ट के अंदर जो प्रोसीडिंग्स चलती है, आपको पता ही होगा जब केस कोई डिसाइड हो जाता है तो उसका सारा ही मैटर, उसकी सारी स्टेटमेंट या जो प्रोसीडिंग होती है वो पब्लिश की जाती है बुक्स के अंदर, जर्नल्स के अंदर। तो वो सारी चीज़ें एग्जाम्प्टेड होती हैं क्योंकि वो ट्रू रिपोर्ट्स होनी चाहिए। अगर वो ट्रू रिपोर्ट से आप उस पर अपना कुछ मसाला डालकर अगर कुछ पब्लिश करते हैं तो वो एग्जाम्प्टेड नहीं होगा। जो ट्रूली जो प्रोसीजर के अंदर हुआ है, अगर उस रिपोर्ट को आप पब्लिश करते हो, आप उस प्रोसीजर को पब्लिश करते हो तो आप एग्जाम्प्टेड हो, अदरवाइज़ नहीं होगे। तो आपको जो सच में कोर्ट की प्रोसीडिंग हुई है या वहाँ पर क्या क्या कहा गया है, क्या बोला गया है, उसको पब्लिश करने का आपको राइट है। नेक्स्ट है फिफ्थ एक्सेप्शन, मैरिट्स ऑफ द केस डिसाइडेड इन कोर्ट और कंडक्ट ऑफ द विटनेस और अदर्स। सेम थिंग, वही जो फोर्थ एक्सेप्शन है उससे ही रिलेट करता है। उसमें प्रोसीडिंग की बात की गई तो इसमें कहा गया है कि जो कंडक्ट है, पार्टीज़ का कंडक्ट है, विटनेसेस का कंडक्ट है, या फिर जो कोर्ट के अंदर जो लोग आए हैं उस केस से जो रिलेटेड हैं उनका जो कंडक्ट है, चाहे गवाही देते हो या फिर एक दूसरे पे एलिगेशंस लगाते हो। तो आपने देखा होगा कई बार जब केस के अंदर दोनों पार्टीज़ एक दूसरे पे बहुत बुरे भले एलिगेशंस लगाती है तो उसके अंदर उस केस के मैटर से रिलेटेड जो एलिगेशंस लगते हैं वो उस तरह की जो उनका कन्वर्सेशन होता है वो सभी एग्जाम्प्टेड होते हैं इस ऑफेंस के अंदर। तो एक्सप्रेस इन गुड फेथ एनी ओपिनियन, आप अपना कोई भी ओपिनियन अगर देते हो गुड फेथ के अंदर होकर तो वो आप एग्जाम्प्टेड हो, अदरवाइज नहीं। अब मैटर चाहे सिविल हो, क्रिमिनल हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। कोर्ट का अगर वो केस है तो डिसाइडेड बाय कोर्ट ऑफ जस्टिस, जब कोर्ट ऑफ जस्टिस उस मैटर को डिसाइड करती है उस पर आप कुछ कहते हो गुड फेथ में आके, वो एग्जाम्प्टेड है। डायरेक्टली द कंडक्ट ऑफ एनी पर्सन एज ए पार्टी विटनेस और एजेंट, सॉरी, रिस्पेक्टिंग द कंडक्ट ऑफ एनी पर्सन एज ए पार्टी विटनेस और एजेंट। तो एजेंट, विटनेस, पार्टीज़, उनका जो कंडक्ट होता है कोर्ट के अंदर उसके रिगार्डिंग कुछ भी पब्लिश होता है या फिर जो उन लोगों की वहाँ पर जो बातें होती हैं वो उन चीज़ों का पब्लिकेशन जो है वो एग्जाम्प्टेड होता है, आप वो छाप सकते हैं। लेकिन वही सेम थिंग गुड फेथ वाली बात तो आनी ही चाहिए। रिस्पेक्टिंग द कैरेक्टर ऑफ सच पर्सन, अब कैरेक्टर कौन सा कैरेक्टर? कैरेक्टर सिर्फ उतना जो उस कोर्ट के इशू, जो केस का जो इशू है, जो मैटर है उससे रिलेटेड जो उसका कैरेक्टर है, सिर्फ वो वाला एग्जाम्प्टेड है। आप उस मैटर से हट के अगर उसके कैरेक्टर के बारे में कुछ और कह रहे हो जो कि ज़रूरी नहीं है उस मैटर में, उस केस में जो ज़रूरी नहीं है, उस पर आप एग्जाम्प्टेड नहीं होगे, तो आपको मैटर जो है वो कंसीडर करना पड़ेगा। एंड नो फर्दर, तो इसमें नो फर्दर कहकर इसको लिमिट कर दिया है कि भी आप इससे ज़्यादा नहीं कह सकते, जो मैटर है उसी से रिलेटेड आप पब्लिकेशन कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कह सकते हैं। नेक्स्ट है सिक्स्थ एक्सेप्शन, मैरिट्स ऑफ पब्लिक परफॉर्मेंस। तो पब्लिक परफॉर्मेंस क्या होती है इसमें? देखिए, सच परफॉर्मेंस और स्टेटमेंट विच इज़ ओपन टू पब्लिक जजमेंट। अब पब्लिक जजमेंट के लिए अगर आपने कुछ करा है, जैसे कि कोई राइटर होता है, ऑथर होता है, वो कुछ लिखता है, कोई उपन्यास लिखता है, कोई बुक लिखता है, तो ऑफकोर्स उसे वो पब्लिश करेगा मतलब उसको पब्लिक जजमेंट के लिए उसने उसे ओपन कर दिया है। तो उसकी उस स्टेटमेंट या उस बुक पे अगर किसी की कोई राय होती है तो उसको वो राइट है उसके बारे में कुछ कहने का, उस बुक से रिलेटेड कुछ कहने का। लेकिन उस बुक की रिलेटेड की आड़ में अगर वो ये कहता है कि भी ऑथर जो है बहुत घटिया कैरेक्टर का इंसान है, मैं इसे जानता हूँ, ये पहले भी ऐसा रहा था, अगर आप ऐसा कुछ कहते हैं तो आप एग्जाम्प्टेड नहीं होगे। आपको सिर्फ उस मटेरियल के बारे में बोलना है जो पब्लिक जजमेंट के लिए ओपन किया गया है। इसमें जैसे सिंगर हो गए, एक्टर हो गए, या जो पॉलिटिशियंस है जो वो स्पीच देते हैं, ऑफकोर्स वो पब्लिक में रहकर ही स्पीच देते हैं, तो जो पब्लिक जजमेंट के लिए ओपन किया गया है आप उसी के लिए आप बोल सकते हैं, अदरवाइज आपको ये राइट नहीं है। सेवेंथ एक्सेप्शन देते हैं, सेंसर पास्ड इन गुड फेथ बाय पर्सन हैविंग लॉफुल अथॉरिटी ओवर अदर्स। अब लॉफुल अथॉरिटी ओवर अदर्स का क्या होता है? जैसे कि एक स्टूडेंट और टीचर का जो रिलेशन है, टीचर की जो है एक लॉफुल अथॉरिटी होती है उस पर्सन के ऊपर, कि भी जो उन दोनों के बीच में रिलेशन होता है, एक स्टूडेंट टीचर का जो रिस्पेक्टफुल रिलेशन होता है, वो उससे रिलेटेड उसको कुछ कह सकता है। जैसे कि मैंने किसी को कुछ पढ़ाया, उस पढ़ाए हुए चीज़ पे मैं ये कह दूँ कि भी तुम
तुम इतने लायक नहीं निकले कि तुम उसे समझ नहीं सके, इस तरह का अगर मैं कुछ कह देती हूँ, जितने उसकी और मेरी लिमिट है उस रिलेशन को लेकर, वो लॉफुल अथॉरिटी के अंदर आ जाती है, तो उस पर मैं कह सकती हूँ। लेकिन उससे ज़्यादा अगर मैं उसके पर्सनल कैरेक्टर पे अटैक करती हूँ कुछ कहकर, तो वो एग्जाम्प्टेड नहीं होगा। इसका मैं एक दूसरा एग्जाम्पल देती हूँ कि जैसे मास्टर और सर्वेंट का होता है, मालिक और नौकर का होता है। जब नौकर जो है अपनी ड्यूटीज़ को फुलफ़िल नहीं करता है या फिर अच्छे से नहीं करता है, तो मैं उस ड्यूटी से रिलेटेड अगर उसे कुछ कह देती हूँ तो वहाँ पर मैं एग्जाम्प्टेड हो जाऊँगी, मुझ पर डिफेमेशन के चार्ज नहीं लगेगा। लेकिन मुझे अगेन गुड फेथ में आकर ही वो कहना पड़ेगा, उसको जानबूझकर इंसल्ट करने के लिए अगर मैं कहती हूँ तो वहाँ पर मैं लाइबल हो जाऊँगी। नेक्स्ट है 8th एक्सेप्शन, देखिए, एक्यूजेशन प्रेफर्ड इन गुड फेथ टू ऑथराइज्ड पर्सन। ऑथराइज्ड पर्सन जैसे कि आपने स्कूल बसेस के पीछे देखा होगा कि उस पर लिखा होता है एक फ़ोन नंबर कि भी अगर ड्राइवर अच्छे से ड्राइव नहीं करे तो आप इस नंबर पे फ़ोन करके बताएं कि भी कंप्लेंट करे उस पर्सन की। तो ऑथराइज्ड पर्सन कौन है? जो स्कूल का मालिक है, जिसने उसे नौकरी पे रखा है ड्राइवर को, तो वो ऑथराइज्ड पर्सन वो है। तो अगर कोई पर्सन, कोई सिटीज़न या कोई भी अगर उस पर फ़ोन करके कहता है कि भी जो ड्राइवर है वो अच्छे से ड्राइव नहीं कर रहा था, इस तरह का व्यवहार था उसका, दुर्व्यवहार करता है, अच्छे से बात नहीं करता, कानून का पालन नहीं करता, तो ऐसे सिचुएशन में एग्जाम्प्टेड हो जाते हैं। तो यहाँ ऑथराइज्ड पर्सन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और गुड फेथ, अगेन गुड फेथ आता है। गुड फेथ में आकर आपने वो सारी चीज़ें कही ऑथराइज्ड पर्सन को, उस पर्सन से रिलेटेड जिसके लिए वो लाइबल है, तो आप एग्जाम्प्टेड हैं। या फिर ये देख लीजिए, जब कोई टीचर या कोई भी पर्सन किसी बच्चे की शिकायत करता है उसके पेरेंट्स से, पेरेंट्स उसके ऑथराइज्ड पर्सन हैं जो टेक केयर करते हैं उसका, तो वो उनको हक बनता है, मतलब वो ऐसा कुछ कह सकते हैं उसके पेरेंट्स को, उसके फादर को, उस बच्चे से रिलेटेड। वहाँ पर इस तरह का कुछ भी कहा गया गुड फेथ में कहा गया, डिफेमेशन में नहीं आता है। नेक्स्ट हम देखते हैं 9th एक्सेप्शन, इम्प्यूटेशन मेड इन गुड फेथ बाय पर्सन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ हिज और अदर इंटरेस्ट। मतलब इस तरह की इम्प्यूटेशंस करना अपने इंटरेस्ट को बचाने के लिए या किसी सेकंड पर्सन के इंटरेस्ट को बचाने के लिए। इसका एग्जांपल जो कि बुक में ही दिया था कि सपोज़ करिए कि कोई शॉपकीपर है, वो अपने मैनेजर को ये कहता है कि भी उस पर्सन को सामान मत बेचना क्योंकि वो पैसे नहीं चुकाएगा। तो अगर इस तरह का मैं अपना इंटरेस्ट बचाने के लिए मैंने ये कहा है, तो मैं यहाँ एग्जाम्प्टेड हूँ, मुझे लाइबल नहीं किया जाएगा। ऐसा कुछ मैं अगर कहती हूँ गुड फेथ में आकर, या फिर मैं अपने किसी फ्रेंड को ये कहती हूँ कि आप भी उस पर्सन को ये सामान मत देना क्योंकि उसने मेरा पैसा नहीं चुकाया तो तुम्हारा कहाँ से चुकाएगा। अगर मैं उस सेकेंड पर्सन या किसी और का भी इंटरेस्ट बचाने के लिए अगर ऐसा कुछ कहती हूँ, उसकी भलाई के लिए कुछ कहती हूँ, तो मैं एग्जाम्प्टेड हो जाती हूँ, मुझ पर डिफेमेशन के चार्जेस नहीं लगेंगे। नेक्स्ट 10th एक्सेप्शन, क्वेश्चन इंटेंडेड फॉर गुड ऑफ पर्सन टू होम कन्वेड और फॉर पब्लिक गुड। अगेन अगर मैं गुड फेथ में आकर किसी को कुछ कहती हूँ कि भाई आप उस जगह पर मत जाइएगा, वो जो जगह है वो इस तरह की है, या फिर पब्लिक वेलफेयर के लिए जब मैं कोई बात कह देती हूँ, पब्लिक गुड के लिए कोई बात कह देती हूँ, या फिर अगेन अगर मैं गवर्नमेंट पॉलिसीज़ की बात करूँ कि भी हमारी गवर्नमेंट ने इस पर्सन को कैबिनेट के अंदर बैठा लिया और जबकि इसका क्रिमिनल बैकग्राउंड रहा है, जो कि मेरी बात सच भी है, तो पब्लिक वेलफेयर के लिए मैंने ऐसी बात बोली है, तो इस तरह की बातों के लिए मैं डिफेमेशन के लिए चार्ज नहीं होंगी, क्योंकि मैंने लोगों की भलाई के लिए इंफॉर्मेशन उजागर की है, लोगों को बताया है जिससे किसी का नुकसान ना हो सके। तो इस तरह की स्टेटमेंट्स जो है डिफेमेशन के अंडर नहीं आती हैं। तो टोटली ये इसके 10 एक्सेप्शन थे जो मैंने आपको बताए। नेक्स्ट जो है 500, अगेन वो पनिशमेंट वाला पार्ट है जो ये बताता है अगर डिफेमेशन के चार्ज लगते हैं तो क्या कितनी पनिशमेंट दी जाती है। सेक्शन 501 और 502 भी मैं आपको बताती हूँ, बहुत थोड़ा सा है इसमें। 501 क्या कहता है, प्रिंटिंग और एनग्रेविंग मैटर्स नोन टू बी डिफेमेटरी। प्रिंटिंग मतलब छापना, जो छापती हैं चीज़ें। एनग्रेविंग मतलब जो नकाशे, जब आप कुछ किसी पे नकाशी कर देते हो या कुछ ऐसा बना देते हो जो देखकर लगता है कि भी ये डिफेमेटरी है। अगर आप प्रिंट करते हो या नकाशी करते हो, ये दो ही चीज़ इसमें बात की है डिफेमेटरी चीज़ों की। 502 कहता है सेल ऑफ प्रिंटेड और एनग्रेव्ड सब्सटेंस। मतलब पहले में आपने 501 में प्रिंट कराया है, 502 में आप सेल कर रहे हो उस डिफेमेटरी मटेरियल को, कंटेंट को आप सेल कर रहे हो, तो आप डिफेमेशन के चार्जेस के अंदर कंसीडर किए जाते हैं, मतलब आप पे डिफेमेशन के चार्ज लगाए जाएंगे। तो ये सारा था डिफेमेशन के
डिफेमेशन के बारे में। आई होप आपको वीडियो पसंद आए हो। थोड़ी सी लंबी वीडियो ज़रूर हो गई है, बट सारा ही बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपको बताई है। और अगर इससे रिलेटेड आपके कोई क्वेश्चंस है, कोई क्वेरीज़ है जो आप जानना चाहते हैं, या फिर जो मैंने कुछ अगर नहीं कवर किया, अगर उसके बारे में भी अगर आप कुछ जानना चाहते हैं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए और मैं आपके सवालों का जल्द से जल्द जवाब दूंगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू नेक्स्ट वीडियो।